नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का RCCKS ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, इससे पिछला जो हमारा साइंस का सेशन हुआ था उसके दौरान हमने बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने बात की थी दोस्तों ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को लेकर। तो पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था ग्रंथियाँ क्या होती है, ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों हमने पढ़ना प्रारंभ की थी हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो उसके दौरान दोस्तों हमने एक ग्रंथि के बारे में चर्चा की थी। हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने देखा था पीयूष ग्रंथि सबसे ज़्यादा हार्मोनों का स्राव करती है। हमने लगभग 8 से 10 हार्मोनों की उसके दौरान क्या की थी दोस्तों, चर्चा की थी। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि जो थी वो हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या थी, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों जिस तरल पदार्थ का स्रावण करती है उसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग बात करेंगे आगे की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखना दोस्तों, यहाँ आप लोग देखोगे एक डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक हो गया आपका नर यानी पुरुष और एक हो गया दोस्तों आपका मादा यानी स्त्री। सामने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है कि इनके अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। लगभग सभी चीज़ें सेम। अगर नर की बात करेंगे तो उनमें काम में आएगा वृषण, और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो उनमें काम में आएगा हमारे पास में अंडाशय। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का तो हमने अध्ययन कर लिया था। आज कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों एक तो अवटु ग्रंथि, एक हम लोग पढ़ेंगे परावटु ग्रंथि, एक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, और एक हम लोग बात करेंगे पीनियल ग्रंथि। आज के इस सेशन में हम लोग हमारे शरीर में पाई जाने वाली 4 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो बिना विलंब किए हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज के हमारे सेशन की। एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अवटु ग्रंथि को लेकर। अवटु ग्रंथि याद रखना दोस्तों, अवटु ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, इसे थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें अवटु ग्रंथि की तो याद रखना अवटु ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इसे थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये बढ़ गया कि अवटु ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, फिर बात आती है दोस्तों कि यह जो अवटु ग्रंथि है ये कहाँ स्थित होती है। तो हमारी जो देखो श्वास नली होती है, यहाँ जो हमारी श्वास नली पाई जाती है उस श्वास नली के दोनों तरफ क्या होती है दोस्तों, यह स्थित होती है। तो अगला पॉइंट आप लोग याद रखना कि श्वास नली के दोनों तरफ श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है। ठीक है, चलो आगे बात आती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना यह जो अवटु ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, आपका ध्यान रखना यहाँ से। और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका क्या बना कि हमारे शरीर की यानी मनुष्य के शरीर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी
अंतः स्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो यहां से देखो आपको 3 प्रश्न समझ में आए। आउटो ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आउटो ग्रंथि जो है वो हमारी श्वास नली के दोनों तरफ क्या होती है दोस्तों? स्थित होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, 3 चीजें आपकी यहां से तैयार हो गई। अब देखो, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग आगे। तो आगे बात आती है कि आउटो ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका बनेगा थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रमुख हार्मोन। कि थायराइड ग्रंथि कौन कौन से प्रमुख हार्मोनों का स्त्रावण करती है। देखो, 2 प्रमुख हार्मोन यहां पर आपके पास में काम में आएंगे दोस्तों। एक आएगा आपका थायरोक्सिन, एक तो आ जाएगा आपका थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा आ जाएगा दोस्तों आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना कि यह जो थायराइड ग्रंथि है यह दोस्तों 2 प्रमुख हार्मोनों का क्या करती है? स्त्रावण करती है। एक आता है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा आता है दोस्तों हमारा ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो आप देखो थायरोक्सिन हार्मोन क्या क्या कार्य करता है। एक तो हमारी जो बुद्धि होती है ना, उस बुद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना बुद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा, शरीर का विकास करता है। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा दोस्तों आपका हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखना दोस्तों, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हम बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कौन कौन से प्रमुख कार्य करता है, तो एक तो आता है दोस्तों कि यह हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा आता है यह हमारे शरीर का क्या करता है? विकास करता है। और हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं होती है उन पर भी क्या करता है दोस्तों? यह नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़े कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या क्या कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात आती है कि मान के चलिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, उस भोजन के अंदर
अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और याद रखना इससे संबंधित, आप लोग ये भी याद रख सकते हो दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन जो है यह आयोडीन युक्त क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ये भी आप लोग याद रखना। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है दोस्तों यह आयोडीन युक्त क्या होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब देखो हम जो दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा दोस्तों, और बिल्कुल जनरल सा प्रश्न है, शायद आप लोगों ने बचपन से पढ़ा भी होगा कि भोजन में आयोडीन की कमी से भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। देखो, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आंसर होगा दोस्तों आपका गेंगा रोग। और गेंगा रोग को और किस नाम से जाना जाता है, इसे गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आया कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसे गेंगा रोग कहा जाता है, और गेंगा रोग का दूसरा नाम होता है गलगंड रोग। इसी प्रकार देखो एक प्रश्न यहाँ से आपका और बनता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति हो और उसके शरीर में अगर मान लो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका अति स्त्राव हो, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो, स्त्राव, तो उससे कौन सा रोग हो सकता है। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्त्राव से, मैंने कहा दोस्तों कि थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्त्राव से होने वाला रोग, बताओ कौन सा है, गाइटर रोग। याद रखना, ये जो गाइटर रोग है दोस्तों, ठीक है, गाइटर या आप लोग गाइटर कह सकते हो। देखो क्लियर, ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का क्या हो, अति स्त्राव हो, यानी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो, तो उससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा होगा दोस्तों, गाइटर रोग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अवटु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अवटु के बाद में आएगी परावटु ग्रंथि। कौन सी आएगी दोस्तों, परावटु ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यह जो परावटु ग्रंथि होती है इसे और क्या कहा जाता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। सबसे पहला आया कौन सा, परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखना, पैराथायरॉयड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह जिस हार्मोन का स्त्रावण करती है
वह होता है दोस्तों पैरा थायराइड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन को दोस्तों शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? पीटीएच। याद रखना, पीटीएच की अगर हम लोग बात करें तो पीटीएच का जो पूरा नाम है वो हमारे पास आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, आगे देखो, यह दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन जो है यह क्या कार्य करता है? तो यह हमारा जो ब्लड होता है ना, रुधिर, जो हमारा रक्त होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है दोस्तों? नियमन करता है। तो याद रखना, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है क्या कार्य करता है दोस्तों? रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना। ठीक है, याद रखना आप लोग, पैराथायरॉयड हार्मोन का कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना। ठीक है, तो ये आज की हमारी दूसरी ग्रंथि कंप्लीट हो गई। एक तो हमने पढ़ा कौन सी? थायराइड ग्रंथि, और दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ग्रंथि, आप लोग याद रखना, और निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, देखिए अधिवृक्क ग्रंथि की अगर हम लोग बात करें, अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों एड्रेनलिन ग्लैंड्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया बच्चों कि अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसे क्या कहा जाता है? एड्रेनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, यह जो अधिवृक्क ग्रंथि है, यह अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों कहाँ स्थित होती है? तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर 2 किडनियां पाई जाती है। ठीक है, उन दोनों किडनियों के जो ऊपर वाले सिरे होते हैं, उन ऊपर वाले सिरों के ऊपर यह स्थित होती है। देखो पीछे आपके डायग्राम आया था ना एक, ये देखो, ये हो गई दोनों आपकी किडनियां जो आपको लाल कलर की दिखाई दे रही है। ये 2 किडनियां हैं दोस्तों आपकी। ठीक है, दोनों किडनियों के बीच में आ गया आपका अग्नाशय। आपको पता है ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसका एक भाग तो अंतःस्रावी होता है और दूसरा भाग इसका बहिस्रावी होता है। ठीक है, तो ये 2 आपको लाल कलर की किडनियां दिखाई दे रही है दोस्तों। इन दोनों किडनियों के ऊपर वाले जो सिरे हैं, इनके ऊपर ये देखो आपको पीले पीले रंग की जो पिरामिड के आकार की दिखाई दे रही है, यही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। तो कहाँ स्थित होती है? दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर। ठीक है, हमारी जो दोनों किडनियां होती है, उन दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर दोस्तों जो ग्रंथियां स्थित होती है, उन्हें अधिवृक्क ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपसे इनका रंग पूछ लिया जाए तो याद रखना इनका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और अगर आकार को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? पिरामिड की
ठीक है, ये प्रश्न आप लोग याद रखना दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि को लेकर कि अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। रंग इसका पीला होता है और आकार कैसा होता है दोस्तों, पिरामिड की तरह इसका क्या होता है, आकार होता है। अब देखो अधिवृक्क ग्रंथि का जो दोस्तों आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग को एड्रेनल मेडुला के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आप लोग याद रखना यहाँ से कि अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक यानी अंदर वाला भाग, आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। अब यह जो एड्रेनल मेडुला होता है दोस्तों, यह एड्रेनल मेडुला क्या करता है, दो प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण करता है। और यह जिन दो प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण करता है उनमें एक तो आता है आपका एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन, और दूसरा आता है दोस्तों हमारा नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन। ध्यान रखना आप लोग यहां से, एक तो आएगा दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन और एक आएगा आपका नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है, ध्यान रखना इससे संबंधित आपसे दो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है इसको। और इसी प्रकार इसका एक दूसरा नाम होता है लडो और उडो हार्मोन। यह इमरजेंसी की स्थितियों में काम आता है। हमने पढ़ा अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, इसका जो आंतरिक भाग होता है उसको एड्रेनल मेडुला कहा जाता है। इससे दो हार्मोनों का स्त्राव होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन। बात करें दोस्तों एड्रीनेलिन हार्मोन की तो इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है और इसे लडो और उडो हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह कौन कौन से प्रमुख कार्य करती है, तो कार्यों को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों, तो एक तो आप लोग याद रखना अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है यह दोस्तों क्या करती है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है, ठीक है। रक्त शर्करा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। दूसरा कार्य हो जाएगा रक्तचाप को नियंत्रित करती है। और एक कार्य हो जाएगा दोस्तों आपका वसा और प्रोटीन वसा और प्रोटीन को क्या करती है, जलाती है, ठीक है।
तो आप लोग याद रख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो आता है दोस्तों रक्त शर्करा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। एक आता है रक्तचाप को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। और वसा और प्रोटीन को क्या करती है दोस्तों, यह जलाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना दोस्तों, यहाँ पर किससे संबंधित, अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित। अब यहां देखो 2 चीजें आपके पास काम में आती है दोस्तों। एक आता है विरिलिज्म। देखो 2 शब्द काम में आएंगे, एक होगा आपका विरिलिज्म और दूसरा होगा आपका दोस्तों गायनोकोमेस्टिया। देखो 2 शब्द यहां आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक है दोस्तों विरिलिज्म और दूसरा आता है गायनोकोमेस्टिया। अगर बात करें विरिलिज्म की, तो विरिलिज्म जो है दोस्तों याद रखना, महिलाओं में एंड्रोजन्स के अति स्त्राव का दुष्परिणाम होता है। ध्यान रखना, महिलाओं के अंदर एंड्रोजन्स के अति स्त्राव का जो दुष्परिणाम है उसे क्या कहा जाता है, विरिलिज्म कहा जाता है। जबकि अगर बात करें दोस्तों पुरुषों की, तो याद रखना पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अति स्त्राव का दुष्परिणाम है। तो यहां से 2 चीजें आप लोग याद रखना। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में एंड्रोजन्स के अति स्त्राव का जो दुष्परिणाम होता है उसको विरिलिज्म के नाम से जाना जाता है। जबकि पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अति स्त्राव का जो दुष्परिणाम होता है उसको गायनोकोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है। विरिलिज्म के दौरान क्या होता है दोस्तों, महिलाएं जो होती है उन महिलाओं में पुरुषों के जैसे लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यानी महिलाओं में पुरुषों के जैसे लक्षणों का प्रकट होना विरिलिज्म कहलाता है। ठीक है, जो एंड्रोजन्स के अति स्त्राव का क्या होता है, दुष्परिणाम होता है। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, महिलाओं की जो आवाज़ होती है ना वो भारी हो जाती है और उनके चेहरे पर पुरुषों की तरह दाढ़ी और मूंछों का आना क्या हो जाता है, हल्की मात्रा में शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लो हम लोग बात करें गायनोकोमेस्टिया की, तो यह पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अति स्त्राव का दुष्परिणाम होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षणों का प्रकट होना, जैसे आवाज़ का तीखा हो जाना और स्तन जो ग्रंथियाँ होती है उनका विकास होना, यानी दूध ग्रंथियों का महिलाओं की तरह अधिक मात्रा में निकलना क्या कहलाता है, गायनोकोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे आती है दोस्तों हमारे पास में पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि देखिए दोस्तों, पीनियल ग्रंथि जो है वो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के आगे वाला भाग, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी सिरे के ऊपर क्या होती है, स्थित होती है। तो पहला प्रश्न तो आप लोग यहां से ये तैयार कर लो कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, अग्र मस्तिष्क
अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना पीनियल ग्रंथि जो है वो अग्र मस्तिष्क के यानी मस्तिष्क के आगे वाले भाग के ऊपरी भाग पर क्या होती है दोस्तों, स्थित होती है। ठीक है, दूसरी चीज, पीनियल जो ग्रंथि होती है, इस पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना इसे हमारी शरीर की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है, हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, वो भी किसे कहा जाता है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि सर पीनियल ग्रंथि जो है वो अग्र मस्तिष्क के ऊपरी वाले भाग में स्थित होती है। इसे हमारे शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की क्या होती है, जैविक घड़ी होती है। ठीक है, अब देखो पीनियल ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार के प्रमुख हार्मोनों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। और वो 3 हार्मोन कौन कौन से हैं, एक आता है दोस्तों हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, एक तो कौन सा आ गया दोस्तों हमारा, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सेरोटोनिन हार्मोन। दूसरा कौन सा है दोस्तों हमारा, सेरोटोनिन हार्मोन। और जो तीसरा हार्मोन है वो आता है आपका एड्रीनो ग्लो। देखो एक तो आ गया दोस्तों आपका कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा आ गया आपका कौन सा, सेरोटोनिन हार्मोन। और जो तीसरा हार्मोन है वो होता है आपका एड्रीनो ग्लो मेरुलोट्रोपिन। ठीक है, एड्रीनो ग्लो मेरुलोट्रोपिन। याद रखना दोस्तों तीसरा हार्मोन कौन सा होगा आपका, एड्रीनोग्लो मेरुलोट्रोपिन। ठीक है, 3 हार्मोन है जिनका स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। सबसे पहला आया हमारे पास में मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा आया दोस्तों हमारे पास में सेरोटोनिन हार्मोन, और तीसरा आया हमारे पास में एड्रीनोग्लो मेरुलोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात आती है मेलाटोनिन हार्मोन की। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, एक तो मेलाटोनिन और एक आएगा आपका सेरोटोनिन। देखो मेलाटोनिन का कार्य क्या है, शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करना। ठीक है, सीधा सा याद रखना, जैविक घड़ी को नियंत्रित करना किसका कार्य है, मेलाटोनिन हार्मोन का। और एक आता है आपका सेरोटोनिन हार्मोन। यह क्या करता है दोस्तों, याद रखना, रक्त दाब को क्या करता है, बढ़ाता है। रक्त दाब को बढ़ाता है
और जो हमारे शरीर के अंदर जो दोस्तों जो नर्वस तंत्रिकाएं पाई जाती है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, उन तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। याद रखना, हमारे शरीर में पाई जाने वाली हमारे शरीर में पाई जाने वाली हमारे शरीर में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने बात की 4 इम्पोर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर। अगला जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम लोग जो शेष बच गई हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनका अध्ययन करेंगे। तो अगले सेशन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।